फ्रेंड्स सावधान हो जाइए, विक्टिम कार्ड आ चुका है। भारत के नॉन बायोलॉजिकल महामानव प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अपना वही पुराना रोना धोना चालू कर दिया है। बड़ी पुरानी कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म फल निश्चित है। कल आधी रात एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने एक रील शेयर किया और इस रील में इन्होंने उन युवाओं को खूब सारा भला बुरा कहा जिन्होंने जंतर मंतर पर इन्हें गालियां दिया था। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इशारों में इन्होंने धमकाया भी है, उन्हें शरारती बच्चा बताया, भटका हुआ बताया और तो और विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहने लगे कि मुझे तो छोड़िए, मेरी माता स्वर्गवासी माता को भी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। हुजूर ने क्या क्या कहा है उसका एकदम विश्व गुरु टाइप पोस्टमार्टम तो करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैसे कर्मफल पलट के मिल रहा है। जिन लोगों ने कांग्रेस और गांधी परिवार तथा तमाम विपक्षी नेताओं को करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके गालियां दिलवाया, सवाल करने वालों को गालियां दिलवाया, महिलाओं को दुष्कर्म की धमकियां दिलवाया, बदनाम किया, आज देश के युवा उन्हें मुफ्त में गालियां देने लगे हैं। इसके साथ ही बात यह भी करेंगे कि यदि प्रधानमंत्री थोड़े से भी उदार होते, इतने से भी उनके भीतर सहनशीलता होती, सोचने विचारने की क्षमता होती, जिस पद पर है उस पद की प्रतिष्ठा को समझते, तो इन बच्चों की गालियां सुनने के बाद क्या करते और असल में उन्हें करना क्या चाहिए। एक बात और विशेष है, वो ये कि अपने वीडियो में हुजूर ने कहा कि हम नहीं चाहते युवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं, मगर जैसा कि मैंने कहा है, हुजूर जो कह दें समझिए कि उसका उल्टा होने वाला है। तो युवा सावधान रहें, कुछ भी हो सकता है। अभी विस्तार से बात करेंगे। उधर चर्चा यह भी है कि जिन युवाओं की गाली वाली वीडियो वायरल हुई थी उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और उनसे माफीनामे वाला वीडियो बनवाकर वायरल किया जा रहा है। अब यह किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए उल्टा हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। समझने वाली बात यह है कि कल दिन में ही प्रधानमंत्री मोदी के एक चहेते गालीबाज सांसद ने, भाजपाई सांसद ने खड़े होकर संसद में प्रथम प्रधानमंत्री को गालियां दिया है और रात में प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमको गरिया दिया, हमारी माता को गरिया दिया। इतना ही नहीं, जेन अल्फा के बच्चे जो पिछले दिनों स्कूल में बिजली, पंखा, बाथरूम, पीने के पानी आदि समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे थे, प्रशासन ने तुरंत इनकी बात मान भी लिया था। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि पुलिस का डंडा भी दिखाया जा रहा है, यानी डराया जा रहा है। इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो जेनजी प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है, इसमें पुरानी व्यवस्था का कोई देन नहीं है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। हुजूर, ये पौधे आपकी सत्ता के द्वारा ही लगाए गए हैं जो गालियां दे रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। महात्मा बुद्ध का एक उदाहरण लेकर भी पूरे सीन को समझने का प्रयास करेंगे। आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक क्यों न हो या फिर खुद को अराजनीतिक मानते हो, सामान्य जीवन में भी गालियों का क्या महत्व है, गालियां निकलती क्यों हैं और इन्हें किस तरह से लेना चाहिए, उन सब पर बात करेंगे। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने गाली जैसे कृत्य पर जो किया था उसको समझने का प्रयास करिएगा, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। एक और बात, प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के आईटी सेल के कुकर्मों की दुनिया में जो चर्चा हुई है पिछले वर्षों में, वो भी देखेंगे। इंटरनेशनल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, तब ज्यादा समझ में आएगा कि कर्मफल कैसे मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करिए और फिर ऑल पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हो सके तो इस चैनल की आर्थिक सहायता भी करें। इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए आप चाहें तो YouTube को ज्वाइन भी कर सकते हैं, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले तो आप दर्शक प्रधानमंत्री का आधी रात वाला वो रील देखिए और सुनिए कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके
राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। सुन लिया आपने, हुजूर कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। सवाल है कि हुजूर, आपकी पुलिस ने जंतर मंतर पर युवाओं के साथ जो किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। वहां पत्थर भरे ट्रक जो पुलिस कस्टडी में था, उसको ले जाके आपके लोगों ने जंतर मंतर पे खड़ा कर दिया। किस लिए? ये भी पूरी दुनिया ने देखा। टूटी हुई एक जो वैन थी, पुलिस की कस्टडी में थी, एक्सीडेंटल कार थी, उसको जंतर मंतर पे ले जाके रखा गया ताकि कथित रूप से प्रोटेस्टर्स को बदनाम किया जा सके। आपकी पुलिस ने बेमुरव्वत लाठियां चलाई, लाठियों में कील लगाकर युवाओं को पीटा गया, करंट वाले डंडों का प्रयोग किया गया, यहां तक कि बैरिकेडिंग में भी करंट लगाने के आरोप लगे। और तो और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। एक ऐसी गन का इस्तेमाल आपने करवाया जिसके प्रयोग को अब तक आप ही की सरकार खुल के स्वीकार नहीं कर पा रही है, हिम्मत नहीं हो रही है। आज आप कह रहे हैं कि मुझे और मेरी स्वर्गीय मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, ऐसी ऐसी गालियां जो कभी किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। आप कह रहे हैं कि कल्चरल शॉक लगा है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। तो हे प्रधानमंत्री, आप ही बताइए, इसी जंतर मंतर पर आपकी पुलिस इन्हीं बेटियों के प्राइवेट पार्ट में सरकारी डंडा घुसेड़ने का प्रयास कर रही थी, डंडे से धक्का लगा रही थी। आपकी पुलिस अधिकारी सरेआम बच्चियों को थप्पड़ मार रहे थे, आसपास खड़े पुलिस वाले मजा ले रहे थे। क्या यह दुनिया के किसी भी सभ्य समाज को शोभा देता है? क्या यह कल्चरल शॉक नहीं था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? आप कह रहे हैं कि ये बच्चे गुमराह हैं और गालियों से समाज में आक्रोश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रधानमंत्री जी। बच्चों की गालियों से जिस समाज में आक्रोश है वो आपकी पार्टी का समाज हो सकता है। हालांकि इसमें भी संदेह, जिस पार्टी ने शायद दुनिया में पहली बार गाली देने वाली फौज तैयार किया हो, उसे गालियों से भला कैसा शौक लग जाएगा? आपकी बनाई गई फौज में तमाम ऐसी लड़कियां और महिलाएं हैं जो महात्मा गांधी तक को सरेआम गालियां देती हैं। तब आपको कभी कल्चरल शॉक नजर नहीं आया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? आपकी पार्टी ऐसी महिलाओं लड़कियों को आगे बढ़ाती है, उन्हें सम्मान देती है, इनाम देती है। काश के आपने उन्हें राह दिखाया होता समय पर। आप कह रहे हैं कि ये भटके हुए बच्चे हैं। नहीं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये भटके हुए नहीं, ये सटके हुए बच्चे हैं। आपकी बिना जवाबदेही वाली भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था ने इनके दिमाग को सटका दिया है। आगे हुजूर ने कहा कि मैं इन्हें माफ करना चाहता हूं, मैं इन्हें सजा देना या अदालतों के चक्कर कटवाना नहीं चाहता, समाज में भी प्रताड़ित करवाना नहीं चाहता। इससे परिस्थितियां बदलेंगी नहीं। मगर आप दर्शक ध्यान दीजिए, चुन चुन कर तमाम युवाओं पर एफआईआर हो रही है। ऑनलाइन उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं और कथित रूप से धमकी दे देकर पीएम से माफी मांगने की वीडियो वायरल करवाई जा रही है। एक वीडियो यह भी है, पहले आप सुन लीजिए, इसके बाद बहुत सारी चीजें देखने सुनने के लिए हैं, इसलिए बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे
मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। सुन लिया आपने, लोग कह रहे हैं कि हर तरह का दबाव बनाकर यानी एफआईआर से लेकर पुलिस या धमकी, सामाजिक प्रेशर, सब कुछ डाल के माफी मंगवाने और वीडियो बनवाने का काम हो रहा है और महामानव की छवि को दोबारा ठीक करने की कोशिश हो रही है। बाकियों को संदेश देने का प्रयास है कि देखो, अगर गाली दिए महामानव को तो ऐसे ही माफी मांगनी पड़ेगी, एफआईआर हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में कहा कि ये कल्चरल शॉक है, तो सवाल ये है कि ये कल्चरल शॉक पैदा कब हुआ। इस वीडियो में ये लड़की कहती है कि मेरी उम्र 15 साल है, यानी इनका जन्म 2011-12 के आसपास हुआ होगा। 2.5-3 साल की उम्र में बच्चे कम से कम इस तरह की गालियां तो नहीं सीखते हैं। और इसके बाद का पूरा अपना जीवन इस बच्ची ने अमृतकाल में बिताया है। जो भी सीखा है वो अमृतकाल की देन है। 2014 से लेकर 26 तक यानी लगभग 12.5 साल, इन 12.5 सालों में भारत के कल्चर को ठीक करने या ठीक रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? सोशल मीडिया के जमाने में गालियों की फौज किसने तैयार किया? भाजपा आईटी सेल को गालीबाज सेना क्यों कहा जाता है? आप दर्शक ईमानदार एनालिसिस करके बताइए कि क्या 2014 से पहले भारत में इतनी कटु राजनीति होती थी? क्या इस कदर गालियां और नफरत फैलाई जाती थी? क्या राजनीतिक कटुता व्यक्तिगत व्यवहार और संबंधों को खराब करती थी? क्या राजनीतिक द्वेष बाप बेटों के बीच के रिश्तों में आ जाता था? क्या रिश्ते खराब होते थे राजनीतिक समर्थन और विरोध के कारण? इस बच्ची की अब तक की पूरी पढ़ाई लिखाई और इस पर सामाजिक प्रभाव 2014 के बाद बीजेपी आरएसएस ने जो बनाया है उसी का है। धर्म के नाम पर जो उन्माद फैलाया गया, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तैयार की गई, जो मुसलमानों से ईसाइयों से नफरत का माहौल बनाया गया, उन सब का असर हम सभी के बच्चों पर हो रहा है। गोदी मीडिया जिस तरह से दिन रात लड़ाने भिड़ाने और गाली देने का काम करता है, उसका असर भी तो हमारे बच्चों पर होगा। बेशक जंतर मंतर पर इस लड़की ने वीडियो में जो भी कहा था वो असामाजिक है, लेकिन निकला इसी समाज से है, ये भूलना नहीं है। पिछले 12.5 साल में बीजेपी आरएसएस के शासन ने हमारे समाज में जो गंदगी फैलाया है, अपनी गालीबाज फौज और गालीबाज नेताओं के माध्यम से जो आतंकी मानसिकता इन्होंने युवाओं के दिमाग में ठूसा है, ये सब उसी का परिणाम है। असामाजिक चीजें इसी समाज से निकलती है, दूसरे ग्रह से नहीं आती। अब समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ऐसे गुमराह बच्चों को सजा नहीं देना चाहते, उन्हें माफ करना चाहते हैं, अदालतों के चक्कर कटवाना नहीं चाहते। लेकिन हुजूर, आप ये जो चुन चुन कर एफआईआर करवा रहे हैं, जो धमकियां दी जा रही हैं, ये सजा नहीं तो क्या है? यदि आप माफ करना चाहते हैं तो खामोश रहते। बहरहाल हुजूर को और हम में से किसी को भी ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए, महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, क्या संदेश दिया था, उसको तो समझेंगे ही, मगर पहले हुजूर के कुछ और कारनामों को याद कर लेना जरूरी है कि इन्होंने खुद क्या क्या किया है और अपने लोगों से क्या क्या करवाया है। आपको याद होगा, इन्होंने ही 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान दिया था। यदि आप बारीकी से देखें तो गर्लफ्रेंड यानी महिला, और उस महिला की कीमत बता रहे हैं 50 करोड़। क्या यह सभ्य समाज को शोभा देता है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? क्या यह कल्चरल शॉक नहीं था आपके लिए? इन्होंने ही कांग्रेस की विधवा शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या यह सभ्य समाज की भाषा थी? इन्होंने ही जर्सी गाय कहा था। किसके लिए कहा था आप समझ सकते हैं। क्या यह भी सभ्य समाज की भाषा थी, या फिर यही बीजेपी आरएसएस की ट्रेनिंग है, यही उसका सभ्य समाज है? प्रधानमंत्री कभी आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी कहते हैं, कभी शाहीन बाग में बैठी महिलाओं को उल जुलूल बयान देकर भड़काते हैं, दूसरी धर्म वालों को घुसपैठिया और न जाने क्या क्या कह देते हैं। 2024 के चुनाव में ही कितना सारा झूठ बोला, नफरत फैलाया। दुनिया में शायद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ही गाली देने वाला आईटी सेल बनाया, एक फौज तैयार किया, और उसी फौज के सारे गुर्गे दिन रात लोगों को गालियां देते हैं, मां बहन की गालियां देते हैं, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां और धमकियां देते हैं। मुझे खुद याद नहीं कि कितनी हजार या लाख गालियां दी जा चुकी हैं, जबकि मैं हर बात तथ्यों पर करता हूं। कभी किसी असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, अपशब्द नहीं बोला, कर भी नहीं सकता। सवाल पूछना मेरा धर्म है, वही कर रहा हूं। मगर सवालों से इनके लोगों को इतनी तकलीफ है कि सिर्फ गालियां ही नहीं, कभी भी किसी भी लेवल की धमकी भी आ जाती है। जान से मारने से लेकर पूरे परिवार तक को खत्म करने की धमकियां मिल जाती हैं। यहां तक कहा जाता है, मालूम है कहां रहते हो, कैसे रहते हो, सबको खत्म कर दिया जाएगा। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। लेकिन चूंकि हमें विक्टिम कार्ड खेल के रोना धोना मचा के वोट नहीं लेना है, इसलिए इन चीजों को चुपचाप इग्नोर किया जाता है। डर तो लगता ही है, मगर किया क्या जाए। लेकिन जरा सोचिए कि जिन्होंने न जाने कितने अरब रुपए खर्च करके दूसरों को गालियां दिलवाया, खासकर कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार को गालियां दिलवाया, आज की जनता उन्हें मुफ्त में गालियां दे रही है। इसके लिए किसी विपक्षी नेता या पार्टी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आईटी सेल बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। शायद इसे ही कर्मफल कहा जाता है। वैसे एक बात और समझने वाली है,
बताइए, राम मंदिर में इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी डकैती हो गई, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कर लिया कथित रूप से, उस पर एक शब्द बोलने के लिए टाइम नहीं था हुजूर के पास। इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, उस पर रात को 12 बजे रील बनाने का टाइम नहीं था। छात्रों को इतनी बुरी तरह से पीटा गया, तमाम मुकदमे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उस पर भी बोलने का टाइम नहीं है। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलने का खूब टाइम है हुजूर के पास। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ये व्यक्ति बीजेपी आरएसएस के बहुत दुलारे हैं। खुलेआम मस्जिद के सामने खड़े होकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देता है। एक बार नहीं, बहुत बार ये दे चुके हैं। कभी बीजेपी इस पार्टी से बाहर करती है, फिर अंदर ले लेती है। बहुत प्यार दुलार जो है इनसे। याद करिए, टीवी के बहस में भाजपा के प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के प्रवक्ता को उनकी मां को गंदी गंदी गालियां दिया था। अभी कल ही भाजपा के गालीबाज सांसद निशिकांत दुबे ने भरी संसद में क्या कहा, जरा इन्हें सुन लीजिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्हें पूरी दुनिया सम्मान देती है, उनका लोहा मानती है, जिन्होंने आज के भारत की नींव रखा, उन पंडित नेहरू को पीएम मोदी के दुलारे सांसद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और मैं किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री मोदी को अपनी मां को दी गई गाली खल गई, जिनकी मौत अभी कुछ साल पहले हुई है। हालांकि हुजूर मां की मौत पर भी अपने बाल तक नहीं मुड़वा पाए, लेकिन जब भी राजनीतिक लाभ लेने की जरूरत पड़ती है तो मां को खींच लाते हैं। बहरहाल, संसद में कल ही निशिकांत दुबे प्रथम प्रधानमंत्री को अय्यास बता रहे थे। अरे मैं तो कहता हूं कि भारत के हर प्रधानमंत्री को पंडित नेहरू जैसा अय्यास होना चाहिए। यदि पीएम अय्यास हो और उसकी अय्यासी से देश को तमाम बड़े बड़े संस्थान मिल जाएं, बड़े बड़े आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थान मिल जाएं, अंतरिक्ष में शोध से लेकर कृषि के शोध तक बड़े बड़े संस्थान मिल जाएं, दुनिया में पहचान मिल जाए, बड़े बड़े डैम मिल जाएं, भारतीयों के लिए सरकारी शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य मुफ्त में मिलने लगे, तो फिर ऐसा अय्यास प्रधानमंत्री किसको नहीं चाहिए। भोजन से लेकर तमाम चीजों में भारत आत्मनिर्भर हो, जिस अय्यास प्रधानमंत्री के कारण ऐसा अय्यास प्रधानमंत्री किसको नहीं चाहिए। तो निश्चित ही भारत के हर प्रधानमंत्री को नेहरू जैसा अय्यास होना चाहिए। वैसे एक बात बता दें, ये भाजपाई चाहे जितना नेहरू को अय्यास बता लें, गालियां दे लें, ध्यान रखिएगा, नेहरू का नाम किसी भी एपस्टीन फाइल में नहीं आया था और ऐसी कोई भी फाइल दुनिया के किसी डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं थी, किसी अमेरिका और इजराइल के पास नहीं थी, जिसे दिखाकर वो भारत के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर सके, उन्हें अपने चरणों में झुका सके, लोटासन करवा सके, हर बात मनवा सके। एक बार फिर से कहता हूं, अगर भाजपाइयों की नजर में पंडित नेहरू अय्यास थे तो ये भारत का सौभाग्य था। ईश्वर करे नेहरू जैसा अय्यास प्रधानमंत्री भारत को बार बार मिले, 1000 बार मिले। वैसे सवाल तो ये भी है कि क्या पंडित नेहरू ने कभी किसी लड़की की जासूसी करवाया था? क्या वो अपनी पत्नी को अदर में छोड़कर भाग गए थे? क्या उनके ऊपर आरोप लगा कि महिलाओं को टिकट तब देते हैं, सांसद तब बनाते हैं जब महिलाएं उनके साथ सोती हैं? क्या पंडित नेहरू पर यह आरोप लगा कि वो चीन जैसे दुश्मन देश में जाकर वहां पर कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते थे और उसका कच्चा चिट्ठा सुब्रमण्यम स्वामी जैसों के पास है? लेकिन हमें क्या मिला? तो पंडित नेहरू कहते हैं कि माते, देश आजाद होने से यही मिला कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री की गिरहबान पकड़ सकती है। जरा सोचिए, गालियां सुनकर प्रधानमंत्री इतने विचलित हो गए। यदि कोई इनके गिरहबान को पकड़ लेता तो शायद उस महिला को वहीं AK-47 से भून दिया जाता। बहरहाल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी आरएसएस के सिस्टम ने भारत की कैसी ख्याति बनाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये रिपोर्ट 22 मई 2018 की है। बताया गया है कि सरकार और हिंदुत्व की राजनीति की आलोचना करने वाली कई महिला पत्रकारों को संगठित तरीके से भारत में निशाना बनाया जाता है। उन्हें अश्लील गालियां दी जाती हैं, उनका चरित्र हनन किया जाता है, उन्हें दुष्कर्म की और हत्या की धमकियां दी जाती हैं। महिला पत्रकारों की तस्वीरों को अश्लील सामग्री से जोड़कर फैलाया जाता है, यानी चेहरा किसी और का, शरीर किसी और का। महिला पत्रकारों के निजी फोन नंबर और दूसरी जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाती है ताकि गुर्गे जो है पाले हुए नफरती चिंटू जो है वो महिला पत्रकारों को फोन करके डरा सके, धमका सके। इस रिपोर्ट में बताया गया कि महिला पत्रकारों के सवालों और उनके तर्कों का जवाब नहीं दे पाने पर इस तरह की गालियां और धमकियां दी जाती हैं। द गार्डियन की ये रिपोर्ट भी देखिए। इसमें दावा किया गया कि बीजेपी सोशल मीडिया इकाई से पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और अभिनेताओं के खिलाफ संदेश फैलाने के लिए निर्देश मिलते थे। यानी भाजपा के लोग अपने गुर्गों से कहते थे कि फला फला नेता को, फला फला पत्रकार को इस तरह से निशाना बनाओ, उससे गालियां दो, धमकाओ। भाजपा वाले व्हाट्सएप के माध्यम से अपने पाले हुए गालीबाजों को निर्देश देते थे और फिर उनके पालतू गालीबाज गुर्गे सबको निशाना बनाते थे। गार्डियन की रिपोर्ट 2022 की है। देखिए, इसमें महिला पत्रकार राणा अय्यूब को 27 महीने में भेजे गए 85 लाख से अधिक ट्वीट का अध्ययन किया गया। इसमें पता चला कि कुछ ही सेकंड में बड़ी संख्या में अपमानजनक जवाब उनके ट्वीट पर आते हैं और यह सामान्य नहीं है। इन महिला पत्रकार को बार बार बलात्कार और हत्या की धमकियां दी जाती थी, जो कि सामान्य नहीं था। मोदी शाह के ही एक दुलारे सांसद ये भी थे। भरी संसद में इसी
देश के एक मुस्लिम सांसद को इन्होंने कैसी गंदी गंदी और भद्दी गालियां दिया था, ये आप सबको याद ही होगा। नहीं याद है तो एक बार थोड़ा सा सुन भी लीजिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक 52 सुन लिया आपने, ये मोदी शाह के दुलारे सांसद रमेश विधुड़ी थे और बसपा के सांसद को, मुस्लिम सांसद को गालियां दे रहे थे, पूरी कौम को गाली दे रहे थे। आज प्रधानमंत्री तमाम बच्चों को भटका हुआ बता रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बुढ़ों को नहीं देख पा रहे हैं। देश के बच्चों से ज्यादा भाजपा और आरएसएस के जो बूढ़े हैं वो भटके हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में हमने बताया था कि कैसे भाजपा के ही इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व हेड, यानी उनके यहाँ जो बौद्धिक विचारक हैं, बहुत बुद्धिमान जो लोग हैं, उनमें से एक ये व्यक्ति बाकायदा एक वीडियो में कहते हैं कि लोकतांत्रिक महिलाएं, आवाज उठाने वाली महिलाएं, कम्युनिस्ट विचारधारा की महिलाएं, आंदोलन करने वाली महिलाएं गैंगरेप पसंद करती हैं। उनके साथ जब सामूहिक दुष्कर्म होता है तो वो मजा लेती हैं, इसकी शिकायत नहीं करती हैं। इस वीडियो में हमने विस्तार से पूरी कहानी दिखाया था, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा इसको। अब सवाल यह है कि हे प्रधानमंत्री, देश के बच्चों को सही रास्ते पर लाने की बात करने से पहले यदि आपने बीजेपी आरएसएस के बूढ़ों को सही रास्ते पर ला दिया होता तो शायद बच्चे खुद ब खुद रास्ते पर आ जाते। बच्चे आखिर बूढ़ों से ही तो सीखते हैं। आप ही के बूढ़ों पर आरोप लगता है कि वो छोटे छोटे बालकों का यौन शोषण करते हैं, और आप ही के विद्वान बोर्ड के पढ़े लिखे लोग लड़कियों के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, क्या ये सब आप नहीं देख पाते हैं? अब आते हैं उस मूल मुद्दे पर कि असल में गाली है क्या, गालियां क्यों दी जाती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि गाली भले ही असामाजिक कही जाती हो या असामाजिक लगती हो, लेकिन ये इसी समाज में पैदा हुई, इसी समाज में पलती बढ़ती है और अपनी निरंतरता को बनाए रखे है। गालियां शारीरिक हिंसा न करते हुए अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम है, अपनी नाराजगी, अपनी खुन्नस, अपने उन्माद को जबान से बाहर निकालने का एक माध्यम है। जिस तरह से भाषा भावनाओं को प्रकट करने का एक मीडियम होता है, उसी तरह गालियां गुस्सा या नाराजगी को जबानी रूप से प्रकट करने का एक माध्यम होती है। मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं, इसको अपने दिल में उतार लीजिए, छोटे में बताऊंगा। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में लोगों को बिठाकर ज्ञान की बातें कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति दौड़े दौड़े गुस्से में आता है और महात्मा बुद्ध के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। चारों तरफ महात्मा बुद्ध के शिष्य बैठे थे। बुद्ध ने पूछा कि क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो, कहो। तो व्यक्ति गुस्से में आता है और उसने सीधे महात्मा बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। आसपास बैठे लोग नाराज हो गए, तिलमिला उठे, लेकिन महात्मा बुद्ध के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने चुपचाप अपना चेहरा पोंछ लिया और चेहरा पोंछने के बाद पूछते हैं कि बताओ क्या कहना चाहते हो। इसके तुरंत बाद वो थूकने वाला व्यक्ति बुद्ध के चरणों में लौट जाता है, माफी मांगने लगता है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए। बाद में जब उनके प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा कि वो व्यक्ति गुस्से में आपके ऊपर थूक देता है और आप कुछ नहीं कहते, उल्टा उससे हालचाल पूछने लगते हैं, ये क्या तरीका है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दरअसल उसका थूकना उसकी भावनाओं का प्रदर्शन था। वो नाराज था, गुस्से में था, उसके पास अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे, इसलिए उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने थूक दिया। यानी हर व्यक्ति के भावनाओं को प्रकट करने का अपना तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है। ये उसकी शिक्षा, मानसिक स्थिति, सामाजिक प्रभाव, आनुवांशिकी और तमाम चीजों पर निर्भर करता है, समाज पर भी निर्भर करता है। इसलिए यदि आप मूल को सुधारना चाहते हैं तो थूकना या गाली देने को महत्व देने की बजाय उसकी जड़ में जाना होगा। आज प्रधानमंत्री को जो युवा गाली दे रहे हैं वो उनके गुस्से, उनकी नाराजगी का सिर्फ एक घोतक है। वो जिस माध्यम से अपनी कुंठा निकाल सकते हैं, अपनी नाराजगी को व्यक्त कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार मोदी सरकार युवाओं के साथ कर रही है वो मूल समस्या को दूर करने की बजाय बदला लेने की भावना है। आपको क्या लगता है, युवाओं पर एफआईआर करके, उन पर लाठियां चलाकर, गोलियां चलाकर, उन्हें डरा के, धमका के, माफी मांगने वाली वीडियो बनवाकर आप उनके गुस्से को खत्म कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी नाराजगी पहले से और ज्यादा बढ़ेगी, कई गुना हो जाएगी, क्योंकि समस्या की जड़ को आपने छुआ ही नहीं, आप छूना ही नहीं चाहते। अच्छा तो यह होता कि प्रधानमंत्री गाली देने वाले तमाम युवाओं को यह कहते कि मुझे माफ करना, मेरे
मेरे कर्म ऐसे थे कि आपको मुझे गालियां देनी पड़ रही हैं। इसके बजाय आपने बच्चों को ही शरारती और गुमराह बताना उचित समझा है। आप उन्हें कहीं न कहीं इशारों में धमका भी रहे हैं, उन्हें गलत बता भी रहे हैं। ये नहीं करना था, आपको अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए थी। ये ज्यादा बेहतर होता उन बच्चों को संदेश देने का, उनको आगे से ठीक करने का। आपको पूछना चाहिए था कि बताओ बच्चों, क्या चाहते हो। आधी रात को वीडियो बनाने से बेहतर था कि प्रधानमंत्री तमाम बच्चों को बुलाकर उनके साथ बैठकर चर्चा करते शैक्षणिक सुधारों पर, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उल्टे इन बच्चों को गुमराह, शरारती, भटका हुआ, असभ्य और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। बता रहे हैं कि दांत के बीच कई बार जीभ आ जाती है, कट भी जाती है, खून भी आ जाता है, लेकिन हम दांत को तोड़कर फेंक नहीं देते क्योंकि दांत और जीभ दोनों अपने हैं। मगर हुजूर, जीभ गलती से दांत के नीचे आ जाती है। यदि जानबूझकर जीभ को दांत के नीचे ले जाया जाए, जो आपकी सत्ता कर रही है, तब फिर दोष दांत का नहीं है, जीभ का है। आप एक बार फिर से दांत को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि गलती जीभ की है। दांत अपनी जगह पर अडिग है, जीभ को सुधरना होगा। मगर आप और आपकी पुलिस के कर्म बता रहे हैं कि वो परिस्थितियों को ठीक करने की बजाय डरा धमका के तानाशाही रवैया अपना के कंट्रोल करना चाहते हैं। मगर ध्यान रहे, ये सब करके थोड़ी देर के लिए लोगों को चुप कराया जा सकता है, परंतु वो चुप्पी जब फूटेगी तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। मैं एक बार फिर से कहता हूं, गालियां बीजेपी IT सेल की हों, भाजपा विधायकों, नेताओं की हों, सांसदों की हों, मंत्रियों की हों, उनके कार्यकर्ताओं की हों, प्रधानमंत्रियों की हों, नफरती चिंटियों की हो, या फिर आंदोलनकारी युवाओं की, लड़कों की, लड़कियों की, ये ठीक नहीं है। मगर इसका हल बदला लेके नहीं निकाला जा सकता। वैसे आप दर्शक इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।